बिहार पुलिस मदनिषेध कक्षवाल वाले एग्जाम में साइंस की जो सवाल आए थे, आज मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। आप लोग बोलते हो कि सर एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, मैं आप साथ प्रूफ देने वाला हूँ कि सवाल आए कहाँ से थे, और साथ साथ जो अभी 22,000 कुछ आने वाले हैं बिहार पुलिस की वैकेंसी है, उनको भी इसके लिए रेडी रहना पड़ेगा कि यहाँ से हो सकता है रिपीट करते हैं सवाल, रिपीट करके आपके लिए भी फायदा होने वाला है जो भी बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, सवाल आएंगे, कहाँ से आएंगे, चलिए अब कहाँ से आए थे जो एग्जाम दिए हों उनको पता होगा। तो पहला क्वेश्चन था, मैंने एक चीज ध्यान रखिएगा, जो सवाल आए थे उसको तो लिया ही, साथ साथ कुछ चेंज किया है कि आगे आपके एग्जाम में सवाल कैसे, क्योंकि वो बहुत नहीं देंगे, अगर हल्का भी चेंज किया तो उसके लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल सरप्राइज नहीं होना है, चक्का नहीं होना है, बिल्कुल घबराना नहीं, इसलिए मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूँ आप लोग को। चलिए आज देखते हैं। फेरस सल्फेट क्रिस्टल को एक शुष्क क्वथन नली में गर्म करने पर क्या मतलब कैसा रंग होता है, क्या प्राप्त होता है? तो इसका आंसर होगा क्रिस्टल का हरा रंग बदलकर भूरा हो जाता है, वो सल्फर के दहन की गंध आती है। देखिए सवाल आए कैसे थे, ये रहा आपके। चलिए आपको दिखाते सवाल आए कहां से थे। जब आप वियोजन पढ़िएगा क्लास 10th में, संयोजन, देखिए सवाल आए हैं, संयोजन आए हैं, वियोजन आए हैं, आपको क्या बोलते हैं, विस्थापन आए, डबल विस्थापन आए, मैं सब बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखेंगे सवाल आए कहां से। तो जब इसको यहाँ देखिए, एक शुष्क नली में, क्वथन नली में फेरस सल्फेट की क्रिस्टल लीजिए। अब उसका क्या हुआ, तो आगे जब इसको देखिएगा यही चीज है। फेरस सल्फेट का पहले फॉर्मूला लिखिए। एक क्वेश्चन आपको यहाँ से बना 2FeSO4, ये 2 क्यों लगा, ये बैलेंस, तो बैलेंस में पढ़ाऊंगा आपको, ये बैलेंस करने के लिए संतुलित करने का भी सवाल आया है। अगर नहीं तो आप लोग देखिए 1799 में बिहार पुलिस और जो मद निषेध हुआ सब में देखेंगे आया हुआ संतुलन करने के लिए, जिसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उष्मा देने पर Fe2O3, इसको फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, यही ऑप्शन में था, उसका यही आंसर होता। देखिए आप मैंने इसीलिए सारा चीज ले लिया है। एक चीज और लिख लीजिए, फेरस सल्फेट का जो रासायनिक फॉर्मूला होता है FeSO4 7H2 होता है, क्रिस्टल का जल त्याग देता है, रंग बदल जाता है। फेरिक ऑक्साइड लिखिए, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको आपको लिखना है। फेरिक ऑक्साइड का क्या होता है, Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर ट्राइऑक्सो3, यही प्राप्त होता है जब उसमें FeSO4 में क्रिस्टल में ये करते हैं। तो ठीक है, यही सवाल था। सवाल आपका ये रहा, फेरस सल्फेट क्रिस्टल को शुष्क नली में डालते हैं। देखिए, देख रहे हैं कहां से क्वेश्चन आया था, समझ में कुछ आ रहा है आपको? अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो आपको फंस जाइएगा। ठीक है, इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, आप लोग खड़िए, एक सेकेंड थोड़ा सा टाइम दीजिए। एक सेकेंड, हाँ थोड़ा सा कुछ काम आ गया है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये रहा आपका, इसको आप देख लीजिएगा। 2Fe2O3 यही चीजें डाल दी है लाके। ठीक है, आप उम्मीद है कि आपसे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये रहा आपका। अगला सवाल आपका दिया हुआ है, ये रहा, बिना बुझे चूनो, चूने पर जल डालने पर बुझे चूने का निर्माण किस प्रकार, इसका उपयोग दीवार। एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं वो सभी क्वेश्चन करवाऊंगा आपको जो सवाल आए हैं, जो आएंगे अगले एग्जाम में, वो भी मैं आपको एक अनुमान के साथ बता दे रहा हूं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, एक सेकेंड थोड़ा सा, चलिए आप देखते हैं, माफी चाहते हैं थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था। चलिए संयोजन, अभी मैंने एक वीडियो डाला है, आप लोग देख लीजिएगा जाके। बिहार दरोगा, अभी जस्ट उसे वही डाल रहे थे। ठीक है, बिहार दरोगा कंप्लीट स्ट्रेटेजी, जो नए हैं उनके लिए बना है, जो पुराने हैं जो बार बार मिनट से बार उनके लिए बना है, कितना घंटा पढ़ना ये बना है। आपको लास्ट में ब्लूप्रिंट एक पूरा तैयार किए हैं, क्या क्या सब्जेक्ट कितना देर पढ़ना है, लुसेंट कब पढ़ना है, घटना चक्र कब पढ़ना है, मैंने सब बता दिया है। अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आपको सच में तैयारी का आप सिलेक्शन लेना है, तो अभी जाके देख लेना है, जाके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, नहीं ऐसे भी खोलिएगा तो वहाँ मिल जाएगा बिहार दरोगा का स्पेशल स्ट्रेटेजी मैंने बनाया है, क्या करना चाहिए आपको सिलेक्शन, क्योंकि 2000 में सिलेक्शन लेना है, 10 लाख में बाहर करना है। ठीक है, आसान भी नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, इतना मैं बता रहा हूँ, मुश्किल भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब बिना बुझे चूने पर जल डालने से चूने का निर्माण किस प्रकार होता है। चलिए आप सबसे पहले मैं एक साथ कई क्वेश्चन आपको, जब आप चैप्टर नंबर 1.2 10th का खोलिएगा तो क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम ऑक्साइड
देखिए यही है। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से विक्रिया करके बुझे हुए चूने कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। मैंने क्या बोला, सुनिए आप, सुनिए, ये कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं, लिखिए एक चीज और, बिना बुझा हुआ चूना। एनटीपीसी में और ग्रुप डी में डायरेक्ट पूछा था बिना बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला, एक दिया था CaOH का होल ट्वाइस, एक दिया था CaO, और मतलब दिमाग ही खराब हो गया है ना, इस तरह का अगर नहीं पढ़ता। बिना बुझा चूना को बोलते हैं CaO, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। और जो बुझा हुआ चूना है इसमें जल डाल देंगे, इसी पे कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा पर जैसे जल से रिएक्शन कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ। ये कैसे बना मैंने बताया है, 9th जब पढ़ा रहा हूँ, हाँ मैंने बताया है, ठीक है। तो ये बुझा हुआ चूना CaOH का होल ट्वाइस कैसे बना ये सब बताया, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हुआ। अब क्या हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड तथा जल मिलकर एकल उत्पाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, यही तो लिखा। अगर आप ये पढ़ते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला फिगर देख लेते हैं, उससे ज्यादा कारगर ये होता है। ऐसी विक्रिया इसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद निर्माण करते हैं, उसे संयोजन करते हैं। आपसे यहाँ 4 क्वेश्चन बने। पहला, बिना बुझा चूना CaO, बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस, साथ साथ जब ये पूरा आएगा कि जल डालने से क्या बनेगा, कैल्शियम, बिना ऐसे दे देगा एग्जाम में, बिना बुझे चूने पर लिखिए। बहुत ही बता रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ साथ मैं बहुत कुछ करा रहा हूँ। बिना बुझे चूने के साथ साथ अगर आपको हाइड्रोजन या H2 जल मिला देते तो क्या बनेगा, ऐसे ही सवाल आएंगे। एक और सवाल, चौथा 5वां सवाल ये हो गया। उसके बाद 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं, याद रखिएगा, संयोजन। एकल उत्पाद से अगर दो अभिकारक का निर्माण होता है उसको बोलते हैं वियोजन। मैंने वियोजन जस्ट पढ़ा दिया। अब आते हैं सवाल पे। बुझे हुए चूने, अब क्लियर हो गया बुझा हुआ चूना क्या होता है, बिना बुझा। बुझे हुए चूने CaOH का होल ट्वाइस तो विलयन का उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए करने के लिए किया जाता है। क्यों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी गति से विक्रिया करके दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत चढ़ा देता है। सफेदी करने के 2-3 दिन बाद कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है और वह चमक आती है। पूरा कहानी समझ गए। शुरुआत में पहला कहानी क्या समझाया आपको, पहला कहानी समझाए कि CaO बुझा चूना पर जैसे ही जल डालते हैं तो क्या बना, बिना बुझा चूना CaO पे जैसे, नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। तो CaO पे जैसे बिना बुझा जल डालते हैं तो बना क्या, बुझा चूना CaOH का होल ट्वाइस। 2-3 नाम है इसका, देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे इसको क्या होता है, अभी बुझा चूना पर जैसे दीवारों पर सफेदी करते हैं, अब ये क्या हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है, यही चूना है, यही को सफेदी करते हैं हम लोग। वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे एक और चीज बना लीजिएगा, यही पे देखिए COH2 वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट और जल का निर्माण करता है, ठीक, यही आपका चमकता है। तो ये फॉर्मूला भी दे सकता है। ये देखिए यहाँ से 6 सवाल मैंने बताया, एक सवाल से बिहार पुलिस वाले तैयार रहना है। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में देंगे, एकदम साफ साफ बना हुआ है क्या हुआ, आप लोग कमेंट में बताओगे इसका आंसर क्या होगा। आप यही क्विज है, आपको मैं आपके साथ क्विज भी करने वाला हूँ, पूछने ही वाला हूँ और साथ साथ चलेंगे। इसलिए वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है। चलिए आप आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, हल्का सा, ये क्वेश्चन तो सवाल तो नहीं है लेकिन 10th का। इसमें कोयले का दहन में क्या होता है, कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब अगला क्वेश्चन समस्थानिक के बारे में देखेंगे। समस्थानिक ये सवाल आए थे, याद रखिएगा, सभी मदनिषेध सवाल में पूछे गए थे, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सभी सवाल। डायरेक्ट भी दे सकते हैं उठा के, ऐसे जो अलग अलग चीजें मैंने बताया है वो भी उठा के दे सकते हैं, तैयार रहिएगा इसके लिए। परमाणु संख्या जड़ समान लेकिन द्रव्यमान संख्या A से भिन्न। सबसे पहले आपको चलिए इसका सवाल में जो वो दिखाते हैं समस्थानिक। तो समस्थानिक में क्या देखना है आपको, एक सेकेंड, चलिए समस्थानिक में क्या क्या देखना है हम लोग को। जैसे 3 देख, समस्थानिक क्या होता है पहले समझिए। जिसके ये मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के जो है एटॉमिक नंबर यहाँ लिखाता है, जिसके एटॉमिक नंबर सेम, यानी एटॉमिक नंबर क्या कैसे से, प्रोटॉन की संख्या से। देखिए एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या को, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की कुल संख्या, ठीक।
बराबर इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, लिख लीजिए इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की कुल संख्या p प्लस की कुल संख्या, ठीक है, साथ साथ इलेक्ट्रॉन माइनस कुल संख्या, ये तीनों बराबर होते हैं, यानी या तो परमाणु संख्या या तो प्रोटॉनों की कुल संख्या या तो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या। अब ये जो होते हैं ये तीनों अब ये सेम रहेंगे, लेकिन परमाणु द्रव्यमान 12, कार्बन का 13, 6 13, C का 14, यही समस्थानिक है जिसके परमाणु संख्या समान, प्रोटॉनों की संख्या समान, इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान, लेकिन 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 परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो जाते हैं, यही आपके समस्थानिक है। आइए दिखाते हैं, जैसे कार्बन का तो मैंने बता ही दिया। अब ये हाइड्रोजन का 1H1 जो होते हैं ये होते हैं, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। क्या बोलते हैं इसको? ड्यूटेरियम बोलते हैं। 1H1 देखिए इसको बोलते हैं, सॉरी प्रोटियम बोलते हैं, अभी थोड़ा माइंड इधर हो गया था, मैं देख रहा था मोबाइल। तो 1H1 जो होते हैं ड्यूटेरियम होते, सॉरी प्रोटियम होते हैं, ठीक है, और ड्यूटेरियम 1H2 होते हैं और ट्राइटियम 1H3 होते हैं। तो आप एक चीज समझ में आया, सबका एटॉमिक नंबर, सबका जो प्रोटॉन की संख्या समान है, लेकिन सबका चेंज क्या हो रहा है? द्रव्यमान, ठीक है, देख लीजिए सबका चेंज हो रहा है। तो यही आपका समस्थानिक है। और समस्थानिक कार्बन मैंने बता दिया। अब यहाँ देखिए क्लोरीन, क्लोरीन का 17 का 35 और 17 का 37 दो समस्थानिक है, कार्बन के 3 समस्थानिक है और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। अभी आप तुरंत कॉपी खोलोगे लिख लोगे। आइए अब देखते हैं, देखिए अब एक चीज और देख लीजिए, परमाणु संख्या, परमाणु में नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या, अभी मैंने बता दिया उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है, तथा इसे Z से क्या करिएगा, इसको Z के द्वारा दर्शाना, यानी कि जो नीचे में है ये कार्बन, यहाँ पे जो प्रोटॉन है इसको Z से, अगर ये Z है और यहाँ पे क्या देंगे, देखिए सवाल आपके एग्जाम में ऐसे भी आते हैं, ठीक है, Z से, और ये जो होते हैं द्रव्यमान होता है यहाँ, ठीक। तो ये आपको दे देंगे कि सही इनमें से कौन है, प्रोटॉन मतलब परमाणु संख्या और द्रव्यमान में सही कौन से है। आप उल्टा दे देंगे, यहाँ पे ए दे देंगे, यहाँ पे आपको ए दे देंगे और यहाँ पे Z दे देंगे। तो याद रखिएगा, देखिए हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1, क्योंकि परमाणु के नाभिक में केवल एक ही प्रोटॉन होते हैं। कार्बन के लिए Z बराबर 6, ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ये चीज बताइए समझ। अब आते हैं इसका आंसर, आप लोग कमेंट में खुद देंगे, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, आंसर आप लोग बताइएगा। अभी मैंने बताया था परमाणु संख्या को Z से, द्रव्यमान को A से भिन्न होती है, ठीक है। इसमें समस्थानिक कौन सा कथन सत्य है? तो सबसे पहले परमाणु संख्या Z है, परमाणु द्रव्यमान। अब क्या हम क्या बोले, संख्या अलग है द्रव्यमान अलग है, होता है ना 6 ये 12 ये, तो याद रखिए ये तो सब कुछ सेम रहेगा, परमाणु संख्या सेम रहेगी, द्रव्यमान भिन्न अलग होते होते चले जाएंगे। तो चलिए आप लोग कमेंट में बताइएगा, यही चीज है, यहाँ पे सब चीज मैंने दर्शा दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ध्यान रहे कि सभी सवाल पूछे गए हैं, मैं एक भी लाइन स्किप नहीं करना है आपको। अगला सवाल है, समस्थानिक का उपयोग कौन से सुमेलित नहीं है? लिख लीजिए, मैंने अलग से इसको जोड़ा है, तो अलग से क्या जोड़ना है, सुमेलित नहीं है। सबसे पहले देखें सुमेलित कौन कौन सा है। यूरेनियम 235 परमाणु भट्टी में, कोबाल्ट 60, मैं आगे पढ़ाऊंगा तो 239 का भी उपयोग बताऊंगा, प्लूटोनियम 239 का उपयोग बताऊंगा, ठीक है। यूरेनियम 238 का उपयोग बताऊंगा, इस सवाल आते हैं। कोबाल्ट 60 कैंसर का चिकित्सा में या ट्यूमर में। आयोडीन हो गया घेंघा रोग में। चलिए ये हो गया आपका, आप लोग बताएंगे यूरेनियम सुमेलित सही है, तो ये देखिए आयोडीन घेंघा रोग में और कोबाल्ट कैंसर में, ये आपका आंसर। चलिए आप लोग बताइए कमेंट में, ठीक है। आप लोग को डायरेक्ट कमेंट में बताना है आंसर, जिससे आपको क्लियर होगा, ठीक है। क्रिकेट खेल में क्षेत्ररक्षक गेंद लापता है पीछे की ओर क्यों खींचते हैं? आपको अच्छी तरह पता है। चलिए आंसर आप लोग देंगे कमेंट में, लेकिन हम उससे पहले आपको एक डिटेल समझा देते हैं। ये रहा क्रिकेट डायरेक्ट उठाया है ना, जब आप क्लास 9th का खोलिएगा गति का पार्ट, गति वाला, तो वहां आपको गति वाला पार्ट खोलिएगा, थोड़ा सा आगे जाने के बाद आपको मिलेंगे क्रिकेट खेल की समस्या में एक क्षेत्र से गेंद के हाथों को पीछे खींचता है। क्यों खींचता है? यहां से क्वेश्चन आए हैं। पहले तो याद रखिएगा ये इसलिए खींचता है, यहाँ पे अगर हाथ से बॉल टकरा गया, मान लेते यहाँ 4 सेकंड लगा, तो हाथ जैसे ही पीछे खींचेंगे, मान लेते पूरे में 7 सेकंड लगा, 3 सेकंड बढ़ा ना, तो एग्जाम में आएंगे आपको समय बढ़ जाएंगे, समय घट जाएंगे, इनमें समय नहीं बदलेंगे। याद रखिएगा समय क्या होते हैं, घटते नहीं है, समय बढ़ जाते हैं। अगर 4 सेकंड लग रहा है तो 7 सेकंड, इसलिए वो टकरा कर शून्य हो जाता है, ठीक।
कि अभी आप देख क्या क्रिकेट मैच के दौरान क्षेत्र गति अधिक समय पीछे क्यों खींचते हैं, क्षेत्र से वेग को शून्य करने का अधिक समय लगता है, हम क्या बोले समय को बढ़ाते हैं, यही चीज है। एग्जाम में एनटीपीसी में पूछा तो समय को घटा देते हैं, ऑप्शन में मैं गधा मार के आया था समय घटा देते हैं, जबकि पूरा अच्छा से पढ़ के गए थे, मैंने समय घटा, हमको लगा यहाँ आया घट गया समय, नहीं समय बढ़ता है ना, इसलिए कॉन्सेप्ट जरूरी। इस प्रकार गेंद का समय परिवर्तन की दर कम हो जाती है, इस प्रकार तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथ पर कम पड़ता है और गेंद अचानक रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका आंसर कमेंट में आप लोग देंगे क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दुग्ध मापी लैक्टोमीटर, हाइड्रोमापी हाइड्रोमीटर, है ना, इसका किस पे आधारित है, किस सिद्धांत पे, बर्नौली पे, पास्कल पे, बॉयल पे, आर्किमिडीज पे, इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ सवाल आए कहाँ थे। जैसे आप गुरुत्वाकर्षण खोलिएगा चैप्टर नंबर 10, अगर नए वाले हैं जिनके पास, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनके पास नया किताब है, हड़बड़ाना नहीं है यार, एक दो आप पहला बुक के आगे में समरी दिया हुआ रहता है ना, चैप्टर में 1 में इस पेज में 2, वहां पे गुरुत्वाकर्षण देखोगे 1-2 पेज चैप्टर आगे मिल जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे जब इसको आप खोलिएगा ध्यान से, ये देखिए दुग्ध मापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच के लिए उपयुक्त है, तथा हाइड्रोमीटर। अब देखिए आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है जो द्रवों के घनत्व को मापने के लिए प्रयुक्त होता है उसे किस सिद्धांत पर आधारित है, तो क्या है हाइड्रोमीटर, और ये सभी सिद्धांत क्या है आर्किमिडीज सिद्धांत, तब पनडुब्बी डिजाइन भी यही सिद्धांत पे। चलिए यहाँ से 4 क्वेश्चन बने, कमेंट में आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपेक्षिक घनत्व है। आपेक्षिक घनत्व याद रखिएगा, सवाल तो आए नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको हम डिटेल्स बता देते हैं कि आर्किमिडीज जो थे कहाँ के थे, ये ग्रीक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्धांत खोजा था। ठीक है, उसने बोले एक टब में जैसे नहाने के लिए घुसे तो पानी बाहर आया, आप देखते हैं जैसे कोई चीज डालते हैं बर्तन पानी में तो पानी बाहर गिरता है ना, तो उसी तरह टब में घुसे पानी बाहर, तो वो क्या हुआ, सड़कों पर यूरोका विरका चिल्लाते हुए, इसका अर्थ है मैंने पा लिया। तो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है आर्किमिडीज का एक सिद्धांत था यूरोका यूरोका, उसका मतलब क्या है, मैंने पा लिया, मैंने खो दिया, इस तरह सवाल मिलेंगे। और आप लोग बोलिएगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, बिल्कुल नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे। इस ज्ञान का उपयोग उन्होंने राजा के मुकुट में उपयोग सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया। आइए एक और सवाल कि राजा के मुकुट में किस वैज्ञानिक ने सोने की शुद्धता को मापने के लिए किया था, क्वेश्चन नंबर 1। और एक और देखा सिद्धांत क्या था, तो एक और क्वेश्चन आ सकता है आर्किमिडीज ने सोने की शुद्धता के लिए कौन सा उपयोग किया था, इस तरह सवाल आएंगे। एक और चीज लिख लीजिए, घनत्व का ध्यान से देखिए, अपेक्षित घनत्व, अपेक्षित घनत्व का मात्रक प्रति घन मीटर यानी केजी बटा मीटर क्यूब, यानी जब नीचे ले जाइएगा तो मीटर पर माइनस क्यूब होता है। ठीक है, तो यही चीज है, ये केजी पर बटा मीटर क्यूब, तो ये ले जाइएगा तो एम पर -3 क्यूब हो जाता है। ठीक है, अब देखिए सोने का घनत्व 19,300, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था रेलवे वाले, तैयार रहिएगा। देखिए पानी का घनत्व 1000 मीटर पर माइनस क्यूब। ठीक है, तो घनत्व को भी क्लियर हो गया आपका। एक साथ मैंने कई सवाल इसलिए आप लोगों को करवा दे रहे हैं, सवाल इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। आप 6 महीना 4 महीना 5 महीना, बस मैं 6 महीना मांग रहा हूँ, 6 महीने के बाद मेरे साथ दो, मेरे साथ पढ़ो, मेरे भी तैयार हो जाएंगे, आप लोग भी एकदम टनाटन तैयार हो जाएगा। पेपर को ना ऐसे उड़ाओगे जाके, इससे ऐसे जाके सट सट। ठीक है, अब देखिए एकांक समय में होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं। अब देखिए इस तरह सवाल आते हैं, अगर जानते भी हैं ना जानते भी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं कॉन्सेप्ट के अभाव में। तो आइए हम लोग देखते हैं एकांक ध्वनि। आप देखिएगा आवृत्ति, जब आप ध्वनि खोलिएगा आवृत्ति आयाम वेग आप लोग खोल के पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, आप देखेंगे एक चीज और देख लेना है यहाँ पे। ठीक है, 2 क्रमागत संपीड़न सी, 2 क्रमागत विकलन आर की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाता है। जब ध्वनि एक दूसरे से संचरण कैसे होता है, यहाँ पे क्या है ज्यादा सघन है, इसी को बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं संपीड़न। और जो भी यहाँ पे कहीं पे ज्यादा दूरी पर होता है, यहाँ पे कण नहीं रहता है, विकलन। तो 2 क्रमागत जो होते हैं संपीड़न और विकलन, इसी को लैम्डा यानी तरंग दैर्घ्य से सूचित करते हैं। ठीक है, और ये चीज मैं बताऊंगा, इसका SI मात्रक मीटर होता है। ठीक है, और एक चीज जान लीजिए, रुडोल्फ हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने हैम्बर्ग जर्मनी के थे ये, और उन्होंने जीसी मैक्सवेल की चुंबकीय सिद्धांत, लिख लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको एग्जाम आएगा। जीसी मैक्सवेल की चुंबकीय विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रयोगों द्वारा पुष्टि किया। किसने किया था, हेनरिक हर्ट्ज ने। क्या किया था, उसकी शिक्षा बर्लिन, उन्होंने मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के प्रयोगों द्वारा पुष्टि की, यानी इन्होंने सिद्धांत खोजा, लेकिन पुष्टि किसने किया, हर्ट्ज।
विद्युत चुंबकीय सिद्धांत का पुष्टि किसने किया? तो हर्ट्ज ने। यहीं से सवाल आते हैं, आप लोग आते हैं मार के, अरे वाह हमारा क्वेश्चन तो सही है, आप ऑटो बढ़ते बढ़ते आ जाते हैं 40 पे या 50 पे। ध्यान रखना है, उन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविजन का भी भविष्य में विकास की नींव रखी। किसने? हर्ट्ज ने। एक और क्वेश्चन, एकदम शॉर्ट नोट्स बनाते निकल जाइए। रेडियो टेलीफोन का भविष्य में विकास की नींव किसने रखी थी? तो हर्ट्ज ने। ठीक है, मार्कोनी ने रेडियो तरंगों की खोज किया था ना रेडियो का, तो आप उसे देख लीजिएगा, वो लेकिन बाद में। ठीक है, उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की, जिसके बाद अल्बर्ट आइंस्टीन ने व्याख्या किया। कुछ समझ में आ रहा है? समझे? याद रखिएगा, आप तो खुश हो जाइएगा मार के, यही आपको फंसाता है। बाद में बोलिएगा अरे हमारा क्वेश्चन 70 था, फिर भी रिजल्ट नहीं दिया, आयोग बेईमान है। तो ये सब चीज भी मान लेते कुछ होगा, उधर मानते हैं थोड़ा बहुत होता है, लेकिन ऑथेंटिक जॉब होता है। हम लोग के साथ बहुत लड़के, बहुत लगभग 95% बताया जा रहे हैं, 5% छोड़ते हैं, लड़के पढ़ के आए थे, उसमें मैं भी एक हूँ। तो यही से आप लोग फंसते हैं। तो रेडियो टेलीविजन की नींव किसने रखी? तो हर्ट्ज ने। विद्युत चुंबकीय सिद्धांत मैक्सवेल वाला को किसने प्रयोग पुष्टि किया? तो हर्ट्ज ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया? हर्ट्ज ने। याद रखिएगा, लेकिन आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किया था। आप लोग कमेंट बताइए कब किया था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस चीज के लिए मिला था? ठीक है, आवर्ती का ऐसा मात्रक का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा। अब आते हैं सवाल पे। देखिए ये रहा, ऐसे बताएंगे, जब पढ़ाने लगता हूँ मजा मुझे आने लगता है। देखिए आवृत्ति से आई सवाल, क्वेश्चन नंबर आंसर आप लोग दीजिए। आवृत्ति से हमें ज्ञात होता है कि कोई घटना कितनी जल्दी जल्दी घटित होती है। मान लीजिए आप ढोल को 1 सेकेंड में जितनी बार पीटते हैं, वो आपके द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति होती है। यानी किसी समय काम को आप जितना तेजी से करते हैं, यानी 1 सेकेंड में 12 बार ढोल को पीट दिए, 1 सेकेंड में 4 थाप मार दी किसी को, वही आपकी आवृत्ति है। आप किसी को जाए 4 मुक्का मार दिए, पूछेंगे रे आपकी आवृत्ति क्या था भाई? बोलेगा हम 4 मुक्का मार, यही हमारा आवृत्ति था। समझ में आया? और इसको भी यहां से देखिए आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। इसको सामान्यतः ग्रीक अक्षर भी करते हैं। लेम्डा से मैंने बताया तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति को भी करते हैं। ऐसा एक मात्रक भी हर्ट्ज होता है। ये मैं डिटेल से पढ़ाऊंगा, इसका कमेंट में आप लोग चलिए आंसर आप लोग दीजिएगा क्या होता है और क्या होगा। ठीक है, चलिए क्या किसी माध्यम में कम समय होने वाले दोलनों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? चलिए आंसर आप लोग देंगे कमेंट में, वैसे मैं बता दिया है, फिर भी आप लोग दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है, एक समान त्वरण को गतिमान किसी वस्तु गति 3 समीकरण का सही समुच्चय क्या है? आइए मैं आपको दिखाता हूँ सेम चैप्टर से उठा के। जब आप पढ़िए गति में ही आपको ये 3 फॉर्मूला दिख रहा है। कहाँ है भैया ये 3 फॉर्मूला? v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो याद रखिएगा, यहां से आपको छोटा सा बता देते हैं, मिल जाएगा a का मान। तो a का मान कैसे निकलेगा? v माइनस u बटा t। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए त्वरण हो गया। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। तो इनमें से क्या नहीं होगा? समी का सही समुच्चय निकाल देना है। चलिए बताइए कमेंट में क्या होगा। ठीक है, यही तो आपका क्लियर होगा। मैं बता दूंगा, आप लोग थोड़ा सा कमेंट में जरूर दिया करिएगा, इससे आपका क्लियर होगा। मानसिक रूप से आप स्ट्रांग होइएगा। प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में स्नेल का नियम। अब स्नेल का नियम सबको पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। स्नेल का नियम क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर बटा म्यू। कुछ समझ में आ गया? आपतित किरण, उसके बाद जब ये अपवर्तन देखिएगा, जैसे ये आपतित किरण हुआ, अचानक जब आप सघन माध्यम से, ये विरल माध्यम वायु से जैसे ही कांच में प्रवेश करते हैं, ध्यान सुनिए, जैसे वायु में से कांच प्रवेश करते हैं, ये कांच है, तो इसको जाना चाहिए कैसे? ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा विक्षेपित हो जाता है, क्योंकि ये कांच है, ये वायु। तो विक्षेपित जो हुआ, ये आपतन कोण, ये अपवर्तन को, इसी को अपवर्तन बोलते हैं। कितना आपका विक्षेपित अपवर्तन है, ठीक है, इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं इसका आंसर। जब अपवर्तनांक पढ़िएगा, ठीक है, प्रकाश की किरणें तिरछी गमन करते हुए एक माध्यम से दूसरे में प्रवेश करती है, अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। दिए माध्यम युग के लिए क्या होता है, आइए यहाँ पे आपको मिलेगा। थोड़ा थोड़ा बीच बीच में देखते जाइए। इसको प्रकाश की चाल है, हाँ, आपका निर्वात प्रकाश का चाल है। अब देखिए अपवर्तनांक माध्यम में
सापेक्ष अपवर्तनांक 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम में 2 प्रकाश की चाल दिया हुआ है। प्रकाश की चाल माध्यम v1 बटा प्रकाश की चाल v2 दिया हुआ है। उसके बाद आप नीचे देखिएगा, यही रहा आपका फिगर, साइन आई बटा साइन आर बटा म्यू, यही आपका अपवर्तनांक है। और ये जो होता है एन एम बराबर वायु में प्रकाश की चाल बराबर माध्यम में प्रकाश की चाल, सी को बोलते हैं वायु में प्रकाश की चाल, अब भी को बोलते हैं माध्यम प्रकाश चाल। लिखते जाइए जो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अपवर्तनांक नीचे दिया हुआ है और तिरछी गमन करते हुए एक दिशा जाते हैं, ठीक है। ये चीज दोबारा आ गया है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा। ये रहा आपका क्वेश्चन, यहाँ है इसको, हाँ भैया क्वेश्चन कहाँ गया, क्वेश्चन ये रहा। तो ये आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर होता है, अनुपात हमेशा बराबर होगा आपतन कोण की ज्या और ये क्या बोलते हैं अपवर्तन कोण की ज्या। आपतन कोण मैंने बताया जो आया, अपवर्तन जो दोनों का जो ज्या होता है दोनों समान होते हैं, ठीक है। साइन आई ये रहा और साइन आर, दोनों का अनुपात स्थिर होता है, करते हैं ना, साइन आई बटा साइन आर बटा म्यू, अनुपात दोनों का स्थिर होता है, ठीक है। ये देख लीजिए थोड़ा सा, स्थिरांक का मान दूसरे माध्यम से पहले माध्यम सापेक्ष अपवर्तनांक का, इसको लिख लीजिए। अपवर्तनांक क्या होता है, स्थिरांक के मान को दूसरे माध्यम के पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है। अब देख लीजिए साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक कांस्टेंट, ठीक है, म्यू से इसको निश्चित करते हैं। अब ये देख लीजिए आई बराबर 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। ध्यान से सुनिए, फिर एक बार समझा देते हैं। ये रहा आई, ये आई जो होता है, ये आई जो होता है कहां से होता है, 0 से बड़ा होता है आई, लेकिन 90 से छोटा होता है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। आपसे किसी एग्जाम में पूछ लेगा कि अपवर्तनांक में आई का मान जो होता है, आपतन कोण जो दिया हुआ है, इसका मान कहां से कहां तक होता है, तो लिख लीजिए 0 से बड़ा 90 से छोटा, हमेशा 0 से 90 के बीच में होगा, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन, अपवर्तनांक मैंने बता दिया। एक चीज और लिख लीजिए, जल में प्रकाश का अपवर्तनांक 1.33 होता है, कांच का 1.55 होता है, आप बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में कितना होता है, ठीक है। मेरा भी कुछ चीजें इसकी पे वो क्लियर हो जाएगा, आप लोग का भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए V2 बटा V1 सब दिया हुआ है। आइए सूचक के बारे में पता हो, सूचक द्वारा अम्ल की क्षार की पहचान में सही मिलान कौन सा है। आप जब क्लास 8 का पढ़िएगा वहां सभी प्राकृतिक सूचक के बारे में दिया हुआ है, मानव निर्मित होता है फिनोल्फ्थालीन और साथ साथ, चलिए पहले मैं बता देता हूँ, आपको याद करा देता हूँ, ठीक है, अभी याद होगा आपको, ठीक है। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। जब ये लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र जो होते हैं अम्ल में लाल होते हैं, अम्ल में लाल होते हैं और क्षार में नीला होता है। लिटमस पत्र किस कलर का होता है, बैंगनी या किस, आप लोग कमेंट में बताइए, बैंगनी कलर के होते हैं, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज जो होते हैं लाल या तो गुलाबी या पीला, मतलब कुछ समझे, ये मिथाइल ऑरेंज जो लिटमस जो होता है ये प्राकृतिक होता है, ये दोनों मानव द्वारा बनाया गया है। और गुड़हल भी होते हैं प्राकृतिक, याद रखिएगा, गुड़हल के बारे में मैंने 8 में पढ़ा है, आप देख लीजिएगा। तो लाल गुलाबी अम्ल में और क्षार में यह पीला हो जाता है। फिनोल्फ्थालीन अम्ल में रंगहीन और क्षार में गुलाबी होता है। आप देखते होंगे पैसे को जो चोर पकड़ता है ना, करप्ट ऑफिसर को, उसका रीजन यही पे फिनोल्फ्थालीन देता है, जैसे पानी में देगा तो वो गुलाबी निकलता है, ठीक है। वो क्या करता है, क्षार में मिलाता है, क्षार में हाथ डुबाता है, ठीक है। इसी के लिए हो गया, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, क्या आंसर होगा इसका अम्ल द्वारा क्षार की पहचान कौन सा मिलान सही है। अम्ल नीले लिटमस को लाल और मिथाइल ऑरेंज को लाल, ठीक है। अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल तथा मिथाइल ऑरेंज को लाल है। देखिए 2 क्वेश्चन है, अम्ल लिटमस जो है नीला या बैंगनी कलर का जो है वह क्या होता है अम्ल में, मैंने भी बताया, वह अम्ल में लाल और क्षार में पीला, यही होता है ना, देख लेते हैं हम भी थोड़ा कभी हाँ नीला होता है, सॉरी, है ना। अम्ल जो होता है लिटमस जो होता है अम्ल में लाल और क्षार में नीला, बहुत कंफ्यूजिंग होता है यार, इसको देख लेना है, ठीक है। और वैसे मैंने क्लास 8 में बता दिया है। और एक चीज देख लीजिए, अब ये मिथाइल ऑरेंज के बारे में मैंने बताया, लाल गुलाबी या पीला, अम्ल में लाल या तो गुलाबी होगा, है ना, दिया हुआ, देखिए ध्यान से दिया ना, ये नीचे मैंने बताया था। चलिए इसका कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा,
ठीक है। पुरकेंजी ने कोशिका में उपस्थित कोशिका द्रव के लिए इसकी शब्द का प्रयोग किया। आइए आज क्वेश्चन दिखाते हैं। ये सभी मैंने बताया था 1665 में कोशिका सिद्धांत रॉबर्ट हुक ने दिया था। आप लोग नहीं देखे वीडियो देख लीजिएगा। 1674 में क्या हुआ आप देख लीजिए, क्लास 9 में देख लीजिएगा। लिंक को हम सीधा आएंगे कहाँ पे, क्वेश्चन में। 1839 नहीं, कब कब पुरकेंजी कहाँ है भैया, पुरकेंजी, हाँ ये रहा पुरकेंजी। पुरकेंजी ने को 1839 में कोशिका में स्थित तरल जैविकी पदार्थ को जीवद्रव्य, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, नाम दिया। आइए यही आपको ऑप्शन में दिया हुआ है। कहाँ है आपका ऑप्शन, यही रहा साइटोप्लाज्म। ठीक है, आज की वीडियो इतना ही। आप लोग कमेंट में बताइए और किस किस सब्जेक्ट का आपको एनालिसिस चाहिए, इकोनॉमिक्स का चाहिए, साइंस का चाहिए, बायोलॉजी का चाहिए, हिस्ट्री का चाहिए, भूगोल का। मैं जरूर कोशिश करूँगा कराने का। साथ साथ एनसीईआरटी से अब शुरू हो जाएगा, आप लोग जाकर वीडियो देखिएगा। अच्छा लगे तो एक छोटा सा शेयर बटा के शेयर कर देना, ठीक है। बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, ठीक है।